बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो आपके लिए है पॉलिटिकल असाइलम और रिफ्यूजी। आप लोगों ने अक्सर बेशतर ये टर्म सुनी होगी, पॉलिटिकल असाइलम, पॉलिटिकल स्टे, सियासी पना, सियासी भगोड़ा, रिफ्यूजी। तो इस बारे में मैं आज आपको मुख्तसर आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इस टॉपिक को बहुत मुख्तसर करके कोशिश करूँगा बताऊँ आपको कि जो इसके मेन एस्पेक्ट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो आपको मैं बताऊँ। तो 28 जुलाई 1951 जिनेवा कन्वेंशन और 1950 यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के तहत 145 कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट किया कि वो लोग जिनको अपने मुल्कों में सियासी मुश्किलात हैं या उनको अपनी ज़िंदगी में ख़तरा है, सियासी पना की सियासी वजूहात पे, मजहबी वजूहात पे, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होना है जिसका उस मुल्क में बैन लग चुका है, और किसी शख्स के पास कोई नेशनलिटी नहीं है, मजहबी बुनियाद पे और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे बहुत से मुल्कों में गे और लेस्बियन वगैरह अलाउ नहीं हो, उस हवाले से भी आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह के लोग जो हैं वो इन 45 मुल्क में जा सकते हैं, वहाँ पे वो सियासी पनाह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये 145 मुल्क जो हैं वो बाउंड हैं और उनके लिए लाजमी है कि वो इस तरह के ममालिक की, इस तरह के लोगों की एप्लीकेशन को प्रोसीड करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि असाइलम सीकर या पॉलिटिकल असाइलम क्या होता है। क्या अब फ़र्ज़ करें किसी शख्स को अपने मुल्क में सियासी मुश्किलात हैं, वो अगर किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो बैंड हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में मज़हब के हवाले से, तो वो या जो दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताई उस हवाले से अगर वो इन्वॉल्व है और वो अगर किसी इन 145 मुल्क में से किसी एक मुल्क में जाता है और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन, सबसे पहले तो वो वहाँ पे जाता है। जाने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो बाय एयर जाए, वो किसी भी तरीके से पहुँच जाए वहाँ पे, वो कानूनी तरीके से जाए या वो गैर कानूनी तरीके से जाए, वो इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करे, वो उस मुल्क में पहुँच चुका है। अब वो वहाँ पे उसका तरीक़ाकार क्या है कि वो यूएनओ की जो इदारे हैं, यूएनओ कैंप्स जो है, वो वहाँ पे जाके इनके लिए अप्लाई करता है। दूसरा तरीक़ाकार ये कि वो जो असाइलम सीकर सेंटर्स हैं, जैसे हॉलैंड के अंदर जो असाइलम सीकर सेंटर जो है वो हॉलैंड के एक शहर है ज़ेवेनार, जहाँ पे AC कहते हैं, उसे कहते हैं असाइलम सीकर असाइलम सेंटर, वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। या इसी तरह के सेंटर दूसरे ममालिक में भी मौजूद हैं, और या पुलिस स्टेशन में या एयरपोर्ट पे या बॉर्डर क्रॉस करते वक्त अगर आप उनको पुलिस या फौज या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पकड़ लें तो उस वक्त भी वो इन चीज़ों को अप्लाई कर सकता है। तो अब सबसे पहले तो उसका तरीकाकार ये कि आपने एप्लीकेशन प्रोसीड कर दी, तो इस एप्लीकेशन प्रोसीड करने के बाद आप एक तरीके से लीगल हो चुके हैं। अब आप उस मुल्क में गैर कानूनी हैं, तो उस मुल्क के अंदर जो है वो मुल्क आपको जो है वो एक वकील प्रोवाइड करेगा, वकील आपकी एप्लीकेशन को मज़ीद प्रोसीड करेगा, और इन तमाम तर एक्टिविटीज़ का जो ख़र्चा आता है, ये जो रिफ्यूजीज़ या असाइलम सीकर्स या पनाह गुज़ीर जो है, इनका जो ख़र्चा होता है वो ज़्यादातर अमेरिका, यूरोपियन ममालिक और यूनाइटेड नेशन में जो डोनेशन आते हैं, फंड्स आते हैं, वो उससे इनको फुलफ़िल किया जाता है। तो वकील जो है इस शख्स की एप्लीकेशन को प्रोसीड करता है। इस शख्स के 2 इंटरव्यू होते हैं। एक बेसिक इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के अंदर वो अपनी इन जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताता है कि भाई कि प्राइमरी इंटरव्यू जिसे कहेंगे, वो उसमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे, भाई तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है, वो उन सवाल के जवाब देगा। उसके कुछ अर्से बाद उसका एक मेन इंटरव्यू होता है। उस मेन इंटरव्यू में उससे मज़ीद सवाल पूछे जाएंगे, उससे पूछा जाएगा भाई कि आपको अपने मुल्क में क्यों प्रॉब्लम है, आप अपने मुल्क में अगर आप फ़र्ज़ करें कराची में रहते हैं तो आप हैदराबाद में जाके क्यों नहीं रह लेते, अगर आप हैदराबाद में नहीं रह सकते तो आप पेशावर में जाके क्यों नहीं रह लेते, अगर आप ईरान में क्यों नहीं जाकर रह लेते। तो उसको इस हवाले से तमाम तरह इंटरव्यू में जो सवाल किए जाते हैं उनका जवाब उसको देना पड़ता है। वकील इस सिलसिले में उसकी जो है वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको पूरी गाइडलाइन देता है, और फिर इस तरीके से इंटरव्यू होता है। ये बंदा हो गया लीगल होने के बाद इस शख्स को कुछ फैसिलिटी दी जाती हैं उस मुल्क की तरफ से जहाँ पे इसने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया होता है। इसको फ्री अकोमोडेशन दी जाती है, फ्री फूड दिया जाता है, खाना पीना, फ्री मेडिकल दिया जाता है,
इसको फ्री में वकील दिया जाता है, और अगर ये शख्स चाहता है कि मैं फ्री में पढ़ाई करूं तो उसका भी मौका दिया जाता है। तो ये इसको 5-6 चीज़ें जो हैं ये इसको प्रोवाइड कर दी जाती हैं फौरी तौर पे। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन प्रोसीड करता है, पहला इंटरव्यू हो गया, सेकंड इंटरव्यू हो गया, सेकंड इंटरव्यू के बाद ये एप्लीकेशन, इसका केस चलता रहता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप जो है वो आपका केस एक्सेप्टेड हो गया, आपको रेसिडेंस परमिट मिल गया, नहीं, इस तरीके से आपका केस होगा। और इसी दौरान इंटरव्यूज़ के दौरान ही आपको जो है अपने कुछ मेन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, जिसमें आप ये शो करेंगे कि उन डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप ये शो करते हैं कि आपको अपने मुल्क में जो प्रॉब्लम्स हैं ये डॉक्यूमेंट शो करें। देखें भाई, मुझे अपने मुल्क में सियासी मुश्किलात हैं, मजहबी मुश्किलात हैं और दीगर मुश्किलात हैं, उस वजह से मैं अपनी मेरी ज़िंदगी को मेरे मुल्क में ख़तरा है, इसलिए नहीं रह सकता। अब जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है नॉर्मली। उन डॉक्यूमेंट्स को अगर मैं आपको मिसाल दे दूं, पाकिस्तान में तो अगर आप अपना नाम, पता, एड्रेस बताएंगे तो अब आजकल पाकिस्तान में नादरा आएगा। नादरा में वो यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, वो उसको पाकिस्तानी एम्बेसी में भेजेगा। पाकिस्तानी एम्बेसी उन डॉक्यूमेंट्स को भेजेगी पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो सब डिपार्टमेंट्स हैं वो वहाँ के जो जिस इलाके में से आपका ताल्लुक है वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है, एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, एसएचओ, वहाँ पे वो उस चीज़ की वेरिफिकेशन करवाएंगे कि आया कि वाकई में आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, और आया कि वो शख्स अब है भी या नहीं जिसका आप नाम पता बता रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग अपना नाम पता भी गलत बता देते हैं। वो फर्ज कर रहे हैं उसका नाम कुछ और है और वो अपना नाम कुछ और बता रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और वो कुछ और बता रहा है। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में नादरा का सिस्टम है तो बहुत ईजीली यानी ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में है, यही सिस्टम अगर आपका ताल्लुक इंडिया से है, बांग्लादेश से, नेपाल से और दीगर दूसरे ममालिक से है, तो वहाँ पे भी ये वेरिफिकेशन करवाई जाती है। अगर आपकी वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है और ये बात साबित हो जाती है कि वाकई में जो जो आपने इंटरव्यू में बोला है सही है और आपको आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, तो फिर आपको जो है वो एक लीगल स्टेटस जिसे दिया जाता है, जिसे कहते हैं रिफ्यूजी कन्वेंशनल स्टेटस। अब आपको स्टेटस मिल गया, अब आप असाइलम सीकर नहीं रहे, अब आप हो गए रिफ्यूजी। क्योंकि आपका जो आपने जो असाइलम पॉलिटिकल असाइलम का जो केस आपने अप्लाई किया था सियासी पनाह का, वो एक्सेप्ट हो चुका है। आपको जो उस मुल्क की इमिग्रेशन जो है जहाँ पे आपने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया था, उस मुल्क की गवर्नमेंट ने आपको एक्सेप्ट कर लिया कि वाकई में आपको अपने मुल्क में मुश्किलात है। तो पहली फुर्सत में नॉर्मली जो होता है, नॉर्मल और जनरल सिस्टम जो है वो आपको 5 साल का रेसिडेंस परमिट देते हैं। इन 5 साल में आपको जो है फिर वो आपको, जब आप रिफ्यूजी एक्सेप्टेड हो जाएंगे तो फिर आपको काम करने की परमिशन भी मिलेगी, आपको अपना टैक्स नंबर मिलेगा। अब आप जो मर्जी करना चाहें कानून के दायरे में रह के आप अपना कारोबार कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, जो भी अंडर लॉ है वो आप कर सकते हैं। 5 साल बाद आप में किसी तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, आपका रिकॉर्ड क्लियर है, आपकी फाइल क्लियर है। 5 साल बाद आप नॉर्मली जो देखा जाता है कि आपको 5 साल बाद आप उस मुल्क की नेशनलिटी अप्लाई करने के इंटाइटल होते हैं। अब वो शख्स जिसने झूठ बोला होता है, जिसने अपने इंटरव्यू में गलत बयानी से काम लिया होता है और वो उसकी जब वेरिफिकेशन करवाई जाती है और पता लगता है कि ये बंदा, तो एक तो पहली बात ये बंदा ओरिजिनल नहीं है, और अगर ये बंदा ओरिजिनल है लेकिन इसको इसके मुल्क में किसी तरह की कोई मुश्किलात नहीं है, तो उस शख्स का केस जो है वो जब उसका डिसीजन आता है तो उसके केस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब उसके बाद चांस होता है कि वो रिजेक्ट केस के बाद उसका वकील जो है वो कोर्ट में जाता है अपील करने के लिए, और कोर्ट में अपील करता है और कोर्ट उसको बंदे के केस को दोबारा चेक करता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये इसने अपने इंटरव्यू में झूठ बोला है तो वो उसको कहते हैं कि भाई आप इस मुल्क से चले जाएं। और अगर उसको टाइम दिया जाता है 30 दिन में, 40 दिन में, 2 हफ्ते में आप हमारे मुल्क से आउट हो जाए, और अगर नहीं होंगे तो वो आपको फिर आप पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और बहुत से ममालिक के लिए ऐसी कंडीशन है कि उनका अगर केस रिजेक्ट हो जाए अपील करने के बाद कोर्ट में, तो उनको डायरेक्ट उनके ममालिक में डिपोर्ट कर दिया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल एक तुर्की है। और कोर्ट में जब वो बंदा अपील करता है और अगर अपील करने के बाद भी पता लगता है कि वाकई में इस शख्स को जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और जज समझता है कि वाकई में इस शख्स को जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो पीछे जो प्रोसीडिंग हुई है वो इस तरीके से नहीं हो सकी जिस तरीके से होना चाहिए, तो जज फिर उस केस को अप्रूव करता है। अगर जज कहता है कि नहीं, इस बंदे को वाकई में इसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसके बिहाफ पर फिर वो केस जो है वो मिनिस्ट्री में दोबारा आता है। मिनिस्ट्री फिर उस केस को दोबारा कंसिडर करके उस शख्स को 5 साल का रेजिडेंस परमिट दे देती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कोशिश करी है मुख्तसर तौर पे बताने की कि पॉलिटिकल असाइलम
और पॉलिटिकल स्टे में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरी ये काविश पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हो सकता है कि आपके साथ साथ किसी दूसरे शख्स को जिसको आप शेयर कर रहे हैं उसके लिए भी सूटेबल साबित हो। मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।